बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। कोशिका सेल सभी सजीवों अथवा जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना होती है और इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप, शेप एवं संख्या में साइज एवं संख्या में एक दूसरे में काफ़ी भिन्न होते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिब्रम का ग्रेन्यूल कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओभा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहती है। अमीबा तथा मनुष्य का WC कोशिका अपना आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। सभी सजीवों की कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूहों में रखा गया है। यूनिसेलुलर, जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होती है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण सभी दिखने वाले सजीव। विभिन्न कोशिका में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही बड़ी होगी। कोशिका का विकास क्रम। 1590 में जेड जैनसन और एच जैनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका सेल लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क पेड़ की छाल के टुकड़े में किया है। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका कहा जाता है। 1683 में लीवेनहॉक के द्वारा प्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। लीवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ और WRBC कोशिका को देखा। 1841 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक न्यूक्लियस नाम दिया। 1838 से लेकर 1839 तक स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका मतवाद सेल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से निर्मित है। स्लाइडन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव्य प्रोप्लाज्म नाम दिया। 1846 में पुरकिंजे के बाद वॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की खोज की। 1855 में रुडॉल्फ वुर्चो ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। 1861 में मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड बताया है। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। 1931 में नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। कोशिका की संरचना। कोशिका के मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है।
कोशिका झिल्ली और जीव द्रव। जीव द्रव को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में ढेर सारी स्ट्रक्चर रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। जीव द्रव ऑर्गेनोइड्स इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचनाएं हैं सेंट्रोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी काय और लाइसोसोम में मेटाप्लास्ट। ये निर्जीव रचनाएं हैं जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न ही विभाजन करने की। मेटाप्लाज्म के अंतर्गत राजधानी, वसा कण, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, पीत आदि आते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागण्य, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल होती है क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकता है, सभी पदार्थ नहीं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से की बनी होती है। इस झिल्ली के दो परत प्रोटीन की तथा इनके बीच एक परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइल मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया है। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य ये कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। ये कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। यह कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, फ्लैजिला और कूटपाद का निर्माण करता है। कोशिका द्वारा होने वाले परासपर तथा विस्पर की संख्या, परासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होता है। सेल वाल पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अर्ध परागम्य है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटा भित्ति है। पौधों को कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति में प्रमुख कार्य, यह भित्ति पौधों के कोशिका की रचनात्मक परत है जो कोशिका के निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो परागम्य होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा प्रदान करती है। साइटोप्लाज्म जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक, न्यूक्लियस तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव रंगहीन, अर्धपारदर्शन तथा अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल होता है। जल के अलावे जीव द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य हैं। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती है जिसे कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचनाएं के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। यह संरचना लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। कोशिका द्रव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर के झिल्ली पर राइबोसोम्स के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउडे तथा फूलम ने किया था जबकि इसका प्रथम नामकरण पोर्टर और क्लेमेन के द्वारा किया गया। अंतर्द्रव्य जालिका को वर्तमान समय में एर्गोस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका के प्रमुख कार्य, यह अंतः कोशिका परिवहन का
कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जालिका के नली के तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित करती रहती है। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर द्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। अंतर्द्रव्य जालिका उन कोशिकाओं के अधीन पाई जाती है जिसमें प्रोटीन वसा हार्मोन का संश्लेषण होता है। जैसे मनुष्य की यकृत अग्नाशय के कोशिकाएं में अंतर्द्रव्य जालिका की संख्या अधिक होती है। मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यकृत को विष के प्रभाव से नष्ट करने में मदद करती है। राइबोसोम्स को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिका का समूह है। एक उत्तक की सभी कोशिकाएं आकार कार्य तथा उत्पत्ति में समान होती है। पौधा तथा जंतु में कोशिकाएं लगभग समान होती है परंतु पौधा तथा जंतु के उत्तक अलग अलग होते हैं। पादप कोशिका प्लांट टिश्यू पौधों के उत्तक में के कोशिकाओं में की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं की बनी होती है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। उत्तक की कोशिकाएं गोल अंडाकार और बहुभुजी होती है। इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच खाली जगह इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी रहती है परंतु इन कोशिका में रिक्तियाँ वैक्यूल्स छोटी होती है अथवा नहीं होती है। स्थिति के आधार पर विभाज्य उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टेम यह उत्तक तने के अग्रभाग में रहते हैं। इस उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप ही पौधा की लंबाई बढ़ते हैं। पौधा की लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। लेटरल मेरिस्टेम यह उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। इस उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप पौधा की मोटाई बढ़ता है। पौधा का मोटाई बढ़ना द्वितीय वृद्धि कहलाता है यानी सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। पार्श्व विभाज्य उत्तक में कैम्बियम भी कहते हैं। इंटरसेलरी मेरिस्टेम यह शीर्षक विभाज्य उत्तक के ही भाग हैं जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। यह उत्तक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के इंटरनोड और नोड के पास पाए जाते हैं। यह उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। परमानेंट टिश्यू उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनाता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू इस उत्तक में समान आकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करती है। साधारण अस्थायी उत्तक तीन प्रकार की होती है। पेरेन्काइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं प्रायः गोलाकार अंडाकार और बहुभुजी होता है। इन उत्तक के कोशिकाएं के बीच खाली जगह इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। यह उत्तक पौधों के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। यह उत्तक जाइलम फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। इस उत्तक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों का जमा करके रखना है। कुछ पेरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं जिस कारण यह उत्तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिस पेरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधे का पेरेन्काइमा उत्तक एरेन्काइमा में बदल जाते हैं। वायुत्तक जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। कोलेनकाइमा यह उत्तक भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है लेकिन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी गोल अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। सेलुलोज के अधिकता के कारण इस कोशिका भित्ति सेल वाल मोटी होती है। यह उत्तक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं तथा पौधों के
प्रत्यस्थता प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में इस ऊतक का अभाव होता है। कभी कभी इस ऊतक के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है। स्क्लेरेन्काइमा, यह ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, सिकुड़ी तथा मोटी कोशिकाएं भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं के बीच कोई खाली जगह नहीं होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोशिका को काफ़ी मजबूत बनाता है। यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधों से प्राप्त जूट, सनई, पटवा दृढ़ ऊतक है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधों के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल ऊतक विभिन्न आकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिकाएं एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम ऊतक 4 प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका सर्वप्रथम काम जल का संवहन करना होता है। इसके अलावे जाइलम पौधों के यांत्रिक सहायता देता है तथा भोजन संग्रह भी करता है। जाइलम जिस 4 प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं वो होता है ट्रैचिड, वेसेल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। वाहिनिकाएं का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधे का यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम मृतक भोजन संग्रह करता है। जाइलम ऊतक के जाइलम मृतक कोशिका की ही जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिकाएं मृत हो जाती है। फ्लोएम जाइलम के तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये 4 कोशिकाएं है, सीव है, ट्यूब है, कॉम्पेनियन सेल है और फ्लोएम फाइबर्स है और फ्लोएम परकाइमा है। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित है। फ्लोएम ऊतक के जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में पहुंचाना है। प्रोटेक्टिव टिश्यू, सभी ऊतक के अंतर्गत एपिडर्मिस और कोर्क आते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत एपिडर्मिस और कोर्क आते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधों के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। यह ऊतक पौधों के जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस की क्यूटिन नामक जल अवरोधक रसायन पदार्थ बनता है जो पौधों के जल हानि से रोकता है। जो जड़ों में एपिडर्मिस के मूल रूट हेयर पाए जाते हैं जो भूमि से जल की खनिज लवण को अवघोषित करते हैं। कोर्क, समय के साथ साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते हैं तब तने के एपिडर्मिस के स्थान पर कॉर्क कैम्बियम का आ जाता है। यही कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है। कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम है पौधों को सुरक्षा देना। कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन रहता है, जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता है। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में होता है। व्यापारिक कॉर्क मेकर से सुबेरिन नामक पौधा से प्राप्त होता है। एनुअल रिंग्स, विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम की सक्रियता परिवर्तन होते रहती है। इस कारण पौधे में स्पष्ट वार्निक लवण का निर्माण होता है। वार्निक लवण पौधा में एक वर्ष में के वृद्धि को दर्शाता है। पौधा में जितने वार्षिक वलय होते हैं पौधा की आयु उतनी ही मानी जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सोलो सालों भर मौसम का समान होता है वहाँ
के पौधों में वार्षिक विलय नहीं होते हैं। समुद्र के आसपास उगने वाली पौधों में वार्षिक विलय नहीं होती है, क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम समान रहता है। एनिमल टिश्यू, जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। इस ऊतक के कोशिकाएं के बीच कई रिक्त स्थान होते हैं। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, सिक्रीशन का तथा अवशोषण की सहायता करती है। एपिथेलियम ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। पहला है, यह ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। इसके अलावा यह ऊतक रक्तवाहिनी तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। कोल्यूमिनर एपिथेलियम, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या श्वसन का काम होता है, जैसे आंत, आमाशय, पित्ताशय। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इस ऊतक की कोशिकाएं का आकार घन के समान होता है। यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्लैंड का निर्माण होता है। स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है। लैक्रिमल ग्लैंड, यह ग्रंथि आँखों में पाई जाती है जिसमें आंसू का स्राव होता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जिससे प्रसाव से आँखों में आए हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। क्यूरिमिनस ग्लैंड, यह स्तनधारी वर्ग के जीवों के कानों में पाया जाता है। इस ग्रंथि मोम के समान पदार्थ स्रावित होता है। सीबम ग्लैंड, यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस से भीतरी परत में पाई जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार की तैलीय पदार्थ स्रावित करती है जिसे सीबन कहते हैं, जो त्वचा एवं बालों को चिकनी और जलरोधी बनाए रखते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। यह ऊतक ट्रैकिया के भीतरी सतह में ओविडक्ट गर्भाशय में पाए जाते हैं। यह ऊतक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थों को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करता है तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने को मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू, यह संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजक ऊतक की कोशिकाएं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार का पदार्थ भरे रहते हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। विभिन्न संयोजक ऊतक के मैट्रिक्स ठोस जेली के समान सघन, कठोर या तरल हो सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार। एरियोल टिश्यू, यह ऊतक रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स के चारों तरफ घेरा बनाता है। एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों या 2 मांसपेशियों के आपस में जोड़ता है। यह एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन, हिपैटिन और सीरोटोनिन स्रावित होता है। हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है तथा सीरोटिन रुधिर वाहिनी को सिकुड़न लाता है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका व्हाइट फाइबर सेल और येलो फाइबर सेल द्वारा एलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक वसा कोशिका फैट सेल से बनी होती है। इस कोशिका में वसा छोटी बूंदी के रूप में भरी रहती है। यह ऊतक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखता है। शरीर के वसा कोशिका के अधिकतम को मोटापा का सामना करना पड़ता है। टेंडोन, यह संयोजक ऊतक मांसपेशी को अस्थि से
या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। लिगामेंट, यह ऊतक हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत और लचीले होते हैं। कार्टिलेज, यह ऊतक कॉन्ड्रिया ब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपस्थित अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाता है। यह ऊतक नाक, श्वासनली, स्टर्नल जैसे अंगों में पाए जाते हैं। बोन, यह काफ़ी मजबूत संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक में मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण के बना होता है। अस्थि के मैट्रिक्स को ओसिन नामक प्रोटीन कहा होता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा, मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक भरा रहता है तो उस मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा आरबीसी तथा पीली अस्थि मज्जा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होती है जिसे हैबर्सियन नलिका कहते हैं। हैबर्सियन नलिका के उपस्थित स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण है। ब्लड, रक्त तरल संयोजक ऊतक है क्योंकि इस ऊतक में मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त के तरल भाग और या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं तथा प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है, वहीं शेष 45% रुधिर कोशिका का होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है। शेष में 5-7% प्रोटीन और कार्बनिक और एवं अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। रक्त के 3 प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लिम्फ, लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजक ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत कण डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसमें लाल रक्त कण या प्लेटलेट का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है। मस्कुलर टिश्यू, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यह ऊतक का मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है। मदद करना है। अनस्क्रिप्ट मसल्स, इस पेशी में होने वाले संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में टेस्टिस, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और रक्तवाहिनी में पाई जाती है। स्ट्रिप्ट मसल, यह पेशी जीव के कंकाल से जुड़ी होती है तथा इनमें प्रसार एवं संकुचन जीवों के इच्छा के अनुरूप होता है। यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इसी पेशी का कुल भार शरीर कुल भार का 50% होता है। कार्डियक मसल्स, हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी की समान होती है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती है तथा जीवन भर इसमें प्रसार और संकुचन होते रहता है। नर्वस टिश्यू, जीवों के मस्तिष्क, स्पाइनल कोर्ड तथा सभी यांत्रिक नर्व्स की इसी ऊतक से बने होते हैं। तंत्रिक ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिक तंत्र की इकाई भी कहते हैं। यह ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इन ऊतक की कोशिकाएं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जीव जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
प्रमुख सूक्ष्मजीव वायरवाइट्स। सर्वप्रथम वायरवाइट्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायरर ने किया था। वायरवाइट्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायरवाइट्स विषाणु के सभी से छोटे होते हैं। यह विषाणु के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। वायरवाइट्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वायरवाइट्स केवल परपोषी होस्ट के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है तथा यह पौधों में कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायरवाइट्स केवल पौधों में पाए जाते हैं। प्रियोन, यह एक असामान्य प्रकार का सूक्ष्मजीव है जो केवल प्रोटीन का अणु का बना होता है। प्रियोन का व्यास 4 से 5 मिलीमीटर होता है। इसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियोन के कारण बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रियोन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट रोग होता है। इस रोग में मनुष्य के याददाश्त में कमी या पागलपन हो सकता है। वायरस, लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आइवेनोस्की ने किया था। आइवेनोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने तंबाकू मोज़ेक वायरस रखा। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं में वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है जबकि अन्य जंतु वायरस में यह डीएनए के रूप में रहता है। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु दंडाकार या छड़ के समान भी होते हैं। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिक इसे सजीव मानते हैं तो कुछ निर्जीव। विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना जाता है। वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं नहीं होती है। विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है। भिन्न भिन्न वायरस का आकार एवं संरचना भिन्न होता है। वायरस जनन करता है। वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है। पादप वायरस पौधों के कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायरस द्वारा पौधों में होने वाले प्रमुख रोग तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होने वाले रोग को मोज़ेक रोग कहते हैं। आलू में होने वाले रोग को लीफ रोल कहते हैं। भिंडी में होने वाले को पितासीरा मोज़ेक कहते हैं। टमाटर में होने वाले रोग को लीफ कर्ल कहते हैं। जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं। वायरस के कारण मनुष्य में होने वाले रोग इन्फ्लुएंजा है। यह रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। रोग के विषाणु वायु द्वारा रोग के छींक के साथ फैलता है। विषाणु संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। यह इस रोग के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम या राहत मिलती है। पोलियो या पोलीमाइलिटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध या पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए यह वायरस रक्त कोशिका में पहुंचता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र में ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, खासकर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को। एक बार पोलियो के रोग हो जाने पर फिर प्रभावी अंग का इलाज कोई संभव नहीं है। फिर सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता कम की जा सकता है। इस रोग के बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। खसरा, यह मोरबोली विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आँख में पानी बहता है, बुखार होता है और 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इस रोग में रोगी को पर्याप्त आराम या उबला हुआ भोजन करना चाहिए। स्मॉल पॉक्स,
यह वेरियोला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रमित रोग है। इसके विषाणु आयु के माध्यम से फैलते हैं। संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और उसे 4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। चिकन पॉक्स, यह रोग वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। यह भी संक्रामक रोग है, परंतु चेचक से कम। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है और जोड़ों में दर्द होते रहता है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से स्वतः ठीक हो जाता है। रेबीज, यह रोग रैबिडी वायरस के कारण होता है। यह वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पाश्चर के द्वारा देखा गया था और इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने ही किया। रैबिडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द। धीरे धीरे रोगी पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज में संक्रामक व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे वे पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही काफ़ी डरने लगता है। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। मनुष्य अधिकांश कुत्ते के काटने से रेबीज के प्रभावित होते हैं। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए तो वे कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है। संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी और उग्र हो जाता है और व्यक्ति को काटने दौड़ता है। यह संक्रमित कुत्ता सुस्त और मौन होकर एकांत स्थान पर पड़ा रहता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता रेबीज से संक्रमित हो गया है। रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावी हो गया तो उसका कोई उपचार नहीं है। अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। हेपेटाइटिस, यह आकृति में वायरस के संक्रमण के कारण यह रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से भी यह बीमारी होती है। हेपेटाइटिस से कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप ए और टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है तथा टाइप बी रुधिर, लार आदि के संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आँखों में सफ़ेद भाग का पीला हो जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। बैक्टीरियोफेज, वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज ट्वाट और डी हेरेल ने 1917 में किया था। यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु कोई आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होते हैं। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां विषाणु की उपस्थिति होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। यह पानी को सड़ाने वाले जीवाणु का भक्षण करते रहता है। यही कारण है कि गंगा जल काफ़ी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव हैं। यह वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। उन्होंने इसका नाम एनिमलक्यूल रखा था। हर्नबर्ग द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया गया। सर्वप्रथम लुई पाश्चर, उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला सामान्य लक्षण, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का आकार
1 मिलीमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक रहता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। गोल आकार के जीवाणु को कोकाई कहा जाता है। घन आकार के जीवाणु को सरसीना कहा जाता है। छड़ आकार के जीवाणु को बैसिलस कहा जाता है। सर्पिल आकार के जीवाणु को स्पिरिला कहा जाता है। कौमा आकार के जीवाणु को विब्रियो कहा जाता है। जीवाणु में जनन प्रायः फिजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु से होने वाले आर्थिक लाभ। जीवाणु पारिस्थितिक तंत्र के अपघटन का कार्य करते हैं। ये मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को मिट्टी एवं वातावरण से मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडिया, राइजोबियम पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं जो खेती के लिए बहुत लाभदायक है। यह जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ये ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक हैं। ये जीवाणु भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करते हैं। रोमंथी जीव, जुगाली करने वाला जीव जो आमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होते हैं। इन प्राणियों द्वारा खाए गए घास के सेलुलोज को केवल उनके आमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकते हैं। बायोलॉजी का चौथा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बीते हुए 3.5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी पर लाखों सजीवों की जातियां विकसित हुई है। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों की जातियों को एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। जीवों की विविधता के अध्ययन को आसान बनाने हेतु उसे समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटते हैं। यह प्रक्रिया वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीव विज्ञान में वर्गीकी के स्थापना का श्रेय कैरोलस लिनियस को है। उन्हें हम वर्गीकी के जनक कहते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सर्वप्रथम वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटा था। ये समूह थे पौधा जगत और जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण कुछ ही समय तक अपनाई जाती रही, परंतु जैसे ही जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि जीवों का पता चला, लिनियस का वर्गीकरण अपर्याप्त सिद्ध हुई। वर्तमान में सबसे मान्य वर्गीकरण R.H. ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है। R.H. ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पोषण की विधि, क्या जीव में स्वपोषण होता है या विषम पोषण। कोशिका के प्रकार, क्या जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक। कोशिका की संख्या, क्या जीव में एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। विकासीय संबंध, विकास के क्रम में विभिन्न जीव आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। R.H. ह्यूटेकर के वर्गीकरण के 5 जगत 5 किंगडम तथा उनकी विशेषताएं निम्न है। मोनेरा किंगडम, इस जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इन जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। पोषण की दृष्टि से इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीव में स्वपोषण और परपोषण होता है। इस जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज को रखा गया है। प्रोटिस्टा किंगडम, इस जगत में एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत के समान इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है। इस जगत के जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ यूग्लिना
एक कोशिकीय शैवाल तथा स्लाइम मोल्ड इस जगत के प्रमुख जीव हैं। फंगी किंगडम, इस जगत में कवक तथा फफूंद को रखा गया है। ये एक कोशिकीय भी होते हैं तथा बहुकोशिकीय भी। कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण इसमें स्वपोषण नहीं होता है। इस जगत के जीवों में प्रजनन कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक तीनों तरह से होता है। सभी कवक यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। प्लांटी किंगडम, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय पौधे को रखा गया है। सभी पौधे यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं तथा इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण की विधि संपन्न होती है। एनिमेलिया किंगडम, इस जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ के वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर के समस्त जंतु आते हैं। सभी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं जिनमें परपोषण होता है। जीवों का वर्गीकरण में किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है। वर्गीकरण में जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न कोटि में विभक्त करते हैं। सभी कोटि क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं जिसे टैक्सोनॉमी, अनुक्रमक टैक्सोनॉमी के हायरार्ची कहते हैं, जो निम्न है: स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन या फाइलम और किंगडम। कुल 5 जगत में लगभग 1.8 मिलियन से अधिक पौधे तथा जंतु की जातियां स्पेसीज समाहित है। वर्गीकरण की आधारभूति एवं मूल इकाई जाति है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक ही जंतु या पौधे का विभिन्न भाषा में विभिन्न देश में अलग अलग है, जिसके कारण जंतु तथा पौधों को विश्व के सभी भागों में पहचानना मुश्किल होता है। नामों में विविधता की स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव का एक मानक नाम दिया है जिसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। एक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान रहता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने हेतु जिस पद्धति का उपयोग होता है वह द्विपद्धति कहते हैं। द्विपद्धति में किसी जीव के वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंशीय जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जातीय स्पेसिफिक नेम कहलाता है। वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। सर्वप्रथम स्वीडन के वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को उपयोग में लाना प्रारंभ किया। उन्होंने लैटिन तथा ग्रीक शब्दों का उपयोग कर वैज्ञानिक नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता कहते हैं। प्रमुख पौधा का वनस्पति नाम या वैज्ञानिक नाम। प्रमुख पौधा का वैज्ञानिक नाम: सरसों का ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिक्स, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गुलाब का रोसा चाइनेसिस, मनुष्य का होमो सेपियस, आम का मैग्निफेरा इंडिका, लीची का लीची चाइनेसिस, सूर्यमुखी का हेलियंथस एन्युअस, आलू का सोलानम ट्यूबरसुम, अमरूद का सोडियम गुआ जावा। प्रमुख कीटभक्षी पौधा उसके वैज्ञानिक नाम: पीचर का नेपंथिस खासियाना, संडीव का ड्रोसेरा, ब्लेडवर्ट का यूट्रिकुलेरिया, वेनस फ्लाई ट्रैप का डायोनिया मुसीपुला और सारासिनिया का नेफंथिस खासियाना और बटरवर्ट का पिंगुइकुला, कोबरा लिली का डार्लिंग टोनिया। प्रमुख मोटा अनाज और उसके वैज्ञानिक नाम: मक्का का जीमेज, कदुआ का एल्यूसाइन कोरोकावा, ज्वार का सोरगम वल्गेयर, बाजरा का पेनिसेटम ग्लोक। प्रमुख औषधि पौधे उनके वैज्ञानिक नाम: भटकटैया कंटेली, सोलेनम जोन्थोकार्पम, अश्वगंधा, क्लियोम विस्कोसा, वज्रदंती, बार्लेरिया प्रायोनाइटिस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम: सर्वप्रथम आइक्लर ने पादप जगत को 2 उपजगत में बांटा: क्रिप्टोगेम्स और फैनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं। इस उपजगत को 3 फाइलम में विभाजित किया गया है
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फाइनेरोगेम्स किंगडम के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज पाए जाते हैं। इस उपजगत को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थाइलोफाइटा थाइलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है और इनमें संवहन उत्तक यानी कि जाइलम या फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। थाइलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधा हैं शैवाल और लाइकेन। सभी पौधा क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी और प्राय जलीय मीठा जल और समुद्री जल और नम स्थानों में उगते हैं। प्रजनन इसमें प्राय अलैंगिक विधि द्वारा स्पोरेंजिया के माध्यम से होता है। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय शैवाल मोनेरा जगत में है या प्रोटिस्टा जगत में। बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। शैवाल के आर्थिक महत्व। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्ति करने हेतु करता है। क्लोरेला में 50% तक प्रोटीन होता है। क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार किया जाता है। ग्रेसिलेरिया जेलिडियम कांड्रस जैसे लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है। अगर का प्रयोग बेकरी व्यवसाय, मिठाई, दंतमंजन, दवा निर्माण तथा कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में किया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन निकाला जाता है। शैवाल में आयोडीन आयोडाइड रूप में रहता है। लेमिनेरिया शैवाल से सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट प्राप्त होता है जो खून को जमने में से रोकता है। जापान, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में पोरफाइरा शैवाल अत्यधिक प्रिय भोजन है। भूरे शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। समुद्री घास का उपयोग पशु चारे में मुर्गियों के चारे में किया जाता है। एल्जिनिक एसिड समुद्री शैवाल से निकाला जाता है। इसका उपयोग रबर उद्योग में लैटेक्स के उपचार में होता है। शैवाल तालाबों, जलाशय में इतने तेजी से वृद्धि करने लगता है कि अन्य जीवों के अस्तित्व में के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। बरसात के समय जमीन पर फिसलन वाला हरा परत शैवाल ही बनाता है। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल शैवाल के कारण है। लाल शैवाल इस सागर के ऊपरी भागों में आच्छादित करके रखा है। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया का नया नाम नीलहरित शैवाल है। इस शैवाल का इस्तेमाल जैव उर्वरक बनाने में होता है। यह मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। लाइकेन 2 जीवों के बीच के सहजीवी संबंध के कारण अस्तित्व में आया है। ये 2 जीव हैं कवक तथा शैवाल। कवक तथा शैवाल के बीच के सहयोगी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन चट्टानों पर, पेड़ के तनों पर तथा जमीन के प्रधब्ब के रूप में रहते हैं तथा अत्यंत कड़े होते हैं। लाइकेन के कवक के माइक्रोबायोन्ट जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित कर शैवाल को देते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर कवक को देते हैं। आर्थिक महत्व के लाइकेन विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रारंभ करता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर काम करता है। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किया जाता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। इंडोकार्पन लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इस समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। पौधा का आकार थैलस के समान होता है परंतु वास्तविक तना तथा पत्ती जैसी संरचना होती है परंतु वास्तविक जड़ का अभाव रहता है। पौधे में जड़ जैसी संरचना होती है जिसे रिजॉइड्स कहते हैं। पौधे में संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। जैसा पौधा का लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर जनन अंग को एंथ्रीडियम तथा स्त्री जनन अंग को आर्किगोनियम कहते हैं।
प्रमुख पौधा मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया, बारब्यूला, एंथोसीरस आदि। मॉस और लिवर्ट ब्रायोफाइटा समुदाय के चर्चित पौधा समूह है। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व। मॉस स्तनधारी चिड़िया तथा अन्य जानवरों के भोजन के रूप में काम आते हैं। स्फैग्नम मॉस, जिसे पीट मॉस भी कहा जाता है, ये जल में अवशोषण तथा अवशोषित जल को संग्रह करने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए इन्हें नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूखे मॉस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। मॉस जमीन में चटाई की तरह बिछे होते हैं तथा वर्षा ऋतु में मिट्टी का क्षरण नहीं होने देते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा है। इस समुदाय के पौधे में जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं तथा संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। इस समुदाय के पौधे प्रायः छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। पौधों में फूल तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इस समुदाय के पौधे में जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर जनन अंग को एंथ्रीडिया कहते हैं तथा मादा जनन अंग को आर्किगोनिया कहते हैं। निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में जाइगोट मात्र पौधा पर ही लगा होता है। जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। इस घटना को पौधा में बीज स्वभाव की उत्पत्ति माना जाता है। प्रमुख पौधा मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, सिनेजिनेला, इक्विनजिटम आदि। टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व। लाइकोपोडियम स्पोर का उपयोग दवाई बनाने में होता है। मर्सिलिया का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। टेरिडियम का उपयोग पशु चारे के रूप में होता है। एजोला, जिसे जलीय फर्न कहते हैं, इसका इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में होता है। सिनेजिनेला में पूर्ण जीवन का गुण होता है। इसका प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में होता है। ओफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा समुदाय के ऐसे पौधे हैं जिनमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या 630 जोड़ा होता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहते हैं क्योंकि इनमें बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे उडी बहुवर्षी वृक्ष झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधे में पूर्ण विकसित टैप रूट होते हैं। इनके कुछ पौधे के जड़ों में शैवाल तथा कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। साइकस पौधे के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को कोरोलाइड जड़ कहते हैं। पाइनस पौधे के जड़ में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को माइकोराइजल जड़ भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म पोलिनेशन वायु के माध्यम से करते हैं। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख आर्थिक महत्व। साइकस थूजा जैसे पौधे बगीचे में सुंदरता हेतु लगाया जाता है। साइकस के कुछ पौधे के तने में संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। चीड़ से तारपीन का तेल, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति होती है। इफ्रेड्रा वृक्ष के तने से इफ्रेड्रिन औषधि तैयार होती है। इस औषधि को खांसी तथा दम्मा जैसे रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। फाइनस वृक्ष के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चीड़, सिकोआ, देवदार, स्प्रूस पौधों के लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत कुल पौधा का 2.5 लाख स्पीशीज शामिल हैं। इन पौधों का बीज आवरण से ढके होते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट्स समुदाय के पौधे अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, किंतु ये पौधे इतनी अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते हैं जितने कि एंजियोस्पर्म पौधा टुंड्रा जलवायु से होकर गर्म उष्णकटिबंध क्षेत्र, रेगिस्तान, अंटार्कटिका तक पाए जाते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया है। वुल्फिया इतना छोटा है
है इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया जलीय पौधा है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म पौधा से ही करता है। एंजियोस्पर्म पौधा ही करता है। समस्त अनाज दाल खाने में मनुष्य के अधिकांश काम आने वाले तेल खाने तक काम आने तेल समस्त फल सब्जी सभी रेशे वाले फसल इमारती लकड़ी सभी एंजियोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म पौधे को दो भागों में बांटा गया है, टाइकोट और मोनोकोट। एक बीजपत्री पौधा के बीज में केवल एक बीजपत्री सीड लिप्स होते हैं। द्विबीजपत्री के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री के रेशेदार जड़ फाइब्रस रूट होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के में टैप रूट होते हैं। एक बीजपत्री के तना प्राय खोखला होता है, जबकि द्विबीजपत्री के तने काफ़ी मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। एक बीजपत्री पौधे के पत्ती समांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के पत्ती जाली कावक सिरा विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधे के फूल में 3 चक्र होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के फूल में 4 चक्र होते हैं। याद रखने योग्य तत्व: कपास गोसिपियम के बीजों के सतह पर रेशे होते हैं जिनसे रुइया प्राप्त होता है। पटसन के तंतु से प्राप्त रेशों से रस्सी बोरे बनाए जाते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। कस्तूरी मेथी की पत्तियां मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। नील इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया पौधे से प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना के पत्ती से एट्रोपिन निकाला जाता है। यह दर्दनाशक औषधि में काम आता है। अश्वगंधा का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। क्रिकेट खेलने वाला बल्ला सैलिक्स पर्प्यूरिया पौधे से तैयार होता है। पोस्ता के पौधा पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फसल से लैटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है। अफीम से ही मॉर्फिन हेरोइन जैसे मादक द्रव्य तैयार किए जाते हैं। हशीश चरस गांजा भांग कैनाबिस पौधा से प्राप्त किया जाता है। हशीश एवं चरस कैनाबिस पौधा के फूल से प्राप्त किया जाता है। गांजा कैनाबिस पौधा के फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है। भांग कैनाबिस के पत्ती को सुखाकर तैयार किया जाता है। चैप्टर 5 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत। एनिमल किंगडम के जीवों की प्रमुख विशेषताएं: सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव परपोषी एवं विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इन जीवों का शरीर डाइप्लोब्लास्टिक तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक के होते हैं। द्विस्तरीय जीवों का शरीर जर्मिनल लेयर का बना होता है। बाहरी स्तर एक्टोडर्म और तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म के कहलाता है। त्रिस्तरीय जीवों का शरीर 3 स्तर का बना होता है। बाहरी स्तर एक्टोडर्म, मध्य स्तर मेसोडर्म और भीतरी स्तर एंडोडर्म कहलाता है। जीवों का शरीर का आकार 3 तरह के हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, ऐसा शरीर जिनके बाएं और दाएं भाग में समान संरचना रहती है, बायलैटरल सिमेट्री कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बेढक। रेडियल सिमेट्री, जब जंतु का शरीर को केंद्रों के स्थान से काट लगाने पर एक से अधिक समान भाग में बट जा सके तो वह और ये रेडियल सिमेट्री कहलाता है। एग्जाम्पल में हाइड्रा। असिमेट्रिकल, जब जीवों का शरीर किसी भी तरह से 2 समान भाग में नहीं बांटा जा सके तो वह शरीर असिमेट्रिकल कहलाता है। एग्जाम्पल घोंघा। जीवों के शरीर में वास्तविक देवगुहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शरीर के दीवार एवं आहार नाल के बीच खाली जगह को देवगुहा कहते हैं। जीवों में खुला रुधिर परिवहन तंत्र तथा बंद रुधिर परिवहन तंत्र होते हैं। जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली
द्वारा होता है तब इसे बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल, मानव जब रुधिर का परिवहन शरीर में बंद नली के माध्यम से ना होकर होम देवगुहा द्वारा हो तब इसे खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल, तिलचट्टा। जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा जीव जलीय हैं, अधिकांश समुद्र में रहते हैं तथा कुछ मीठे जल में भी रहते हैं। यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टानों से चिपके रहते हैं। इनका शरीर बहुकोशिकीय होते हैं परंतु उत्तक नहीं बनते हैं। शरीर द्विस्तरीय यानी डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा शरीर की आकृति अंडाकार, बेलनाकार और अनियमित तरह के होते हैं। इनका पूरा शरीर में होल रहता है। इस होल को ओस्टिया कहते हैं। शरीर में एक बड़ा छिद्र होल होते हैं जिसको ओस्क्यूलम कहते हैं। पोरीफेरा जीव का शरीर ठोस बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है जिस पर कांटे के समान संरचना होती है। इस कांटे को स्पिक्यूल्स कहते हैं। बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन जीवों में प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधि से होता है। अलैंगिक प्रजनन बर्डिंग और रीजेनरेशन द्वारा होता है। पोरीफेरा उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं तथा इनमें निषेचन आंतरिक होते हैं। प्रमुख जीव साइकस, स्पंजिला, यू स्पंजिला, यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में रहते हैं। कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर उत्तक तक विकसित रहता है। इसमें कोई अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जीव के शरीर 2 स्तर का बना रहता है। जीव के मुख के चारों ओर लंबे लंबे टेंटेकल्स रहते हैं। जीव के शरीर में सुरक्षा हेतु, शिकार पकड़ने हेतु निमैटोसिस्ट पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। प्रमुख जीव फाइसेलिया, ओरिलिया हाइड्रा, सिएनिमोन, फंजिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इस संघ के जीवन को चिपटा कृमि या फीता कृमि कहते हैं क्योंकि जीव का शरीर चपटा या फीते के समान होता है। शरीर 3 स्तर का बना होता है तथा इनमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। इस संघ के कुछ अधिकांश जीव परजीवी हैं जिनके कारण यह मनुष्य, पालतू एवं जंगली जानवर में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु इन जीवों के शरीर में सकर्स, कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में पाचन तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र में मुंह पाया जाता है परंतु मध्यतार यानी एनस नहीं पाया जाता है। अन्य तंत्र का इस जीव में अभाव रहता है। इस संघ के शरीर में विशेष प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं जिसे फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल द्वारा इन जीवों में जल संतुलन एवं उत्सर्जन का कार्य होता है। ये जीव उभयलिंगी होते हैं तथा इसमें निषेचन आंतरिक होते हैं। प्रमुख जीव फैसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम और फ्लेनेरिया। प्रमुख तत्व, फैसियोला हेपेटिका को लिवर फ्लूक कहा जाता है। यह लिवर में रोग फैलाता है। टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि का पोषक सूअर होता है। सूअर का अधपका मांस खाने से यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। फ्लेनेरिया परजीवी न होकर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एस्केलहेल्मिन्थीज जीव को निमेटोडा या गोल कृमि कहते हैं। इसके शरीर पतले धागे की तरह होते हैं तथा दोनों सिरा नुकीले होता है। यह जीव जलीय, स्थलीय और परजीवी होते हैं। इस जीव का आहार नाल पूर्ण विकसित होता है परंतु अन्य अंग तंत्र का अभाव रहता है। नर तथा मादा जीव अलग अलग होते हैं तथा निषेचन इसमें आंतरिक होता है। प्रमुख जीव एस्केरिस, एनकाइलोस्टोमा, यूचेरिया,
हुकवर्म और पिनवर्म आदि। प्रमुख तत्व एस्केरिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिसिस रोग को फैलाता है। वुचेरिया कृमि द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग को फैलाता है। एनेलिडा जंतु जगत के में वास्तविक देव गुहा की उपस्थिति एनेलिडा संघ में ही शुरू हुआ है। इस जीव का शरीर खंडित सेगमेंट द्विपार्श्व सममितीय या त्रिस्तरीय होते हैं। एनेलिडा जीव प्रायः स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। श्वसन त्वचा या क्लोम गिल्स द्वारा होता है। इस जीव में तंत्रिका तंत्र का भी विकास हुआ है। इस संघ के कुछ जीव एक लिंगिक तथा कुछ उभय लिंगिक होते हैं। प्रमुख जीव नेरिस, हिरुडिनेरिया, केंचुआ, समुद्री चूहा, जोंक आदि। प्रमुख तत्व नेरिस को सीपी कृमि के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एफ्रोडाइट है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह मिट्टी को भुरभुरा केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह मिट्टी को भुरभुरा कर उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट, मकड़ी, अन्य जीव आते हैं। ये जीव परजीवी एवं स्वतंत्र जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के वासस्थान जल, स्थल, वायु में पाए जाते हैं। कई आर्थ्रोपोडा जीव मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर द्विपार्श्व सममितीय त्रिस्तरीय और खंडित रहता है। शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल रहता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स द्वारा होता है। उत्सर्जन हेतु इसमें विशेष अंग होते हैं जिसे मैलफिगियन नालिका कहते हैं। इस जीव में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा एक लिंगिक होते हैं। प्रमुख जीव झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी आदि। कीट वर्ग तथा मकड़ी वर्ग के प्रमुख अंतर: कीट में 3 जोड़े टांग होते हैं, मकड़ी में 4 जोड़े टांग होते हैं। मकड़ी स्थलीय होते हैं तथा और कीट स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। मकड़ी में उड़ने हेतु प्राय पंख नहीं होते हैं जबकि कीट में पंख होते हैं। कीट में ट्रेकिया द्वारा श्वसन होते हैं। मकड़ी में ट्रेकिया और बुक लंग दोनों के द्वारा श्वसन होते हैं। प्रमुख तत्व: सिल्वर फिश एक कीट है जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे स्पिनटेटस कहते हैं। स्पिनटेटस के मदद से मकड़ी जाला बुनती है। कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्था होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीट। मनुष्य के लिए उपयोगी प्रमुख कीट स्पीस इंडिका मधुमक्खी, बाम्बिस रेशम कीट और लैसीफर लाख कीट। प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं: घरेलू मक्खी, यह टाइफाइड, हैजा और डायरिया जैसे रोग फैलाते हैं। सैंड्स फ्लाई, यह कालाजार रोग का वाहक है। एंडिस मच्छर, यह डेंगू, चिकुनगुनिया या जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है। सीसी मक्खी, यह स्प्लिंग सिनकेस रोग का वाहक है। मोलस्का जीव स्थल पर, मीठे पानी पर, समुद्र में पाए जाते हैं। इस जीव का शरीर कोमल होता है जिनमें अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव होते हैं। जीव के शरीर पर पाए जाने वाले कोमल झिल्ली को मेंटल कहते हैं। कोमल झिल्ली को सुरक्षा देने हेतु शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवक होता है। आहार नाल इस जीव का पूर्ण विकसित होता है। श्वसन गिल्स एवं पल्मोनरी सैक द्वारा होता है। इनका हृदय पेरिकार्डियम में बंद रहता है तथा रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है। यह एक लिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन होता है। प्रमुख जीव काइटन घोंगा, सीपिया, ऑक्टोपस। सीपिया समुद्री जीव है जिसे कटल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस समुद्री जीव है। इसमें 8 लंबी भुजाएं होते हैं। इसे डेविल फिश या श्रिंगमिन भी कहते हैं। पाइला को घोंघा भी कहा जाता है। इकाइनोडर्माटा इस संघ के जीव में समुद्र में रहते हैं तथा इनका त्वचा पर कांटे यानी स्पाइर्स पाए जाते हैं। इस जीव में
जल परिवहन तंत्र वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो प्रचलन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन में जीवों के सहायक होते हैं। इस जीव में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख जीव स्टारफिश, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन आदि। प्रमुख तत्व: स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है। इसकी आकृति तारों के समान होता है। एंटीडॉन को फादर फिश भी कहा जाता है। हेमिकोडाटा, इस संघ के जीव छोटा तथा वर्म कृमि की तरह होता है। यह जीव समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। इनमें नोटोकोड पाए जाते हैं, जो शरीर के केवल अगले भाग में ही रहते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन एक्सटर्नल होता है। प्रमुख जीव बैलेनोग्लोसस, हार्डमैनिया, एम्फीऑक्सस और बैंकियोस्टोमा कोडाटा। यह जल तथा स्थल पर पाए जाने वाले जीव हैं। इसमें नोटोकोड पाए जाते हैं। इसमें बंद रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। संघ कोडाटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है: यूकोडाटा, सिफेलोकोडाटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का प्रमुख विशेषता है: इस जीव के नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। इन जीवों के मस्तिष्क क्रेनियल नामक खोल में बंद रहता है। इन जीवों में विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। कोर्डेटा सब फाइलम को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। क्लास पीसेस, इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाले मछली आते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। त्वचा सल्को स्केल्स से ढकी होती है तथा तैरने हेतु पंख यानी फिन्स या मांसल पूंछ पाए जाते हैं। मछली में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। क्लोम के मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करता है। मछली कोल्ड ब्लडेड होते हैं तथा ये जल में अंडे देते हैं। कुछ मछलियों का अंतःकंकाल केवल उपास्थि का बना होता है तथा कई मछलियों का कंकाल अस्थि का बना होता है। प्रमुख जीव: सिनकीरोपस स्प्लेंडिस, टेरोइस, वोलिंगटस, स्टिंगरे, स्कोलियोडॉन, एक्सोसिटस, एनाबॉस, हिपोकैम्पस। मैंडारिन फिश, लायन फिश, एंगलर फिश, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा वास्तविक मछली है, जबकि व्हेल फिश, क्रेफिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश मछली वर्ग का जीव नहीं है। गेम्बुसिया मछली मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होते हैं, क्योंकि यह मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। मछली का हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहता है। पाषाण मछली, स्टोन फिश सर्वाधिक विषैली मछली है। क्लास एम्फीबिया, यह जल तथा स्थल दोनों जगह पर रहने हेतु अनुकूलित होता है। इनके त्वचा ग्रंथिमय होते हैं। ये जीव श्वसन त्वचा, गिल्स, फेफड़ा तीनों माध्यम से कर सकते हैं। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं। इनका हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इसमें बाह्य निषेचन होता है। एम्फीबिया को लार्वा के टैडपोल कहते हैं। प्रमुख जीव मेढक, टोढ़, दादुड़, हायला, सैलामेंडर आदि। प्रमुख तत्व: इन जीवों में शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। मेढक की टरटराहट वास्तव में मैथुन की पुकार है, जो केवल नर मेढक उत्पन्न करते हैं। मादा मेढक में वोकल कॉर्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण मादा मेढक टरटराहट उत्पन्न नहीं करता है। हायला वृक्ष पर रहता है। इसे वृक्ष मेढक कहते हैं। क्लास रेप्टेलिया जीव अधिकांश स्थल पर रहते हैं तथा कुछ जल में भी रहते हैं। ये जीव रैंकर चलते हैं। रेप्टेलिया कोल्ड ब्लडेड जीव है। इन जीवों का त्वचा सल्क से ढका हो रहता है। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। रेप्टेलिया का हृदय 3 स्तरीय है, परंतु मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। इन जीवों में निषेचन आंतरिक होते हैं तथा ये जीव अलग जल में अंडा न देकर स्थल पर अंडे देते हैं। प्रमुख जीव: कछुआ, सभी प्रकार के सांप, छिपकली आदि। प्रमुख तत्व: डायनासोर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख जीव था। यह
रेप्टेलिया वर्ग के जीव था जो ट्रायसिक काल में पैदा हुए तथा क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए। बोआ पाइथन, बुल स्नेक, किंग स्नेक, हाइड्रोफिश जहरीले नहीं होते हैं। बंगेरस सबसे विषैला सांप है। जहरीले सांप की विष ग्रंथियां मानव में लार ग्रंथि के समान है। इनके जहरीले दांत मैक्सिलरी दांत के रूपांतरित रूप हैं। हेमीडेक्टिलस घरेलू चिपकली है। हीमोडर्मा विषैली चिपकली है तथा ड्रेको उड़ने वाली चिपकली है। गिरगिट के त्वचा में एक विशेष प्रकार का कलर पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण इसके त्वचा का रंग बदल जाता है। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। कोबरा भोजन हेतु दूसरे सांप को भी आहार बना देता है। क्लास एप्स वार्म ब्लडेड तथा उड़ने वाले जीव हैं। इनका शरीर फेदर से ढका होता है तथा अग्रपात है। पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। इसमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होते हैं तथा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। पक्षी के अस्थि खोखली होती है तथा इनमें एयर कैविटी भरे होते हैं। पक्षियों में साइरिक्स नामक वाद अंग पाए होते हैं। पक्षियों में यह पक्षियों की चहचहाहट यहीं से उत्पन्न होती है। पक्षियों में एक अंडाशय होता है। मलाशय और मूत्राशय के जगह एक ही अंग पाए जाते हैं। प्रमुख जीव समस्त पक्षियों के संबंध में प्रमुख तत्व शुतुरमुर्ग पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम पक्षी है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। एमू दूसरा विशालतम पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग तथा एमू दोनों उड़ने में असमर्थ है। पेंगुइन जलीय पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ है। यह पक्षी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन है। हमिंग बर्ड है। यह पक्षी आगे पीछे दोनों तरफ से उड़ान भर सकता है। कबूतर में विशेष प्रकार के श्वेत पोषक द्रव्य बनता है जिसे पिजन मिल्क कहते हैं। उड़नहीन पक्षी कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उड़नहीन पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू में कटक केल नहीं पाए जाते हैं। कुटक यानी कि केल एक प्रकार का हड्डी है जो पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। क्लास मैमेलिया स्तनधारी वर्ग के जीवों का प्रमुख लक्षण है डायफ्राम की उपस्थिति, मादा में दुग्ध ग्रंथि का पाया जाना, त्वचा पर रोम का पाया जाना और तथा बाह्य कर्पपल्लव की उपस्थिति। स्तनधारी वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इन जीवों के में अंततः निषेचन पाया जाता है तथा मादा शिशुओं को जन्म देती है। कुछ स्तनधारी अंडा तथा अपरिपक्व बच्चों को भी जन्म देती है। स्तनधारी के 3 उपवर्ग प्रोटोथेरिया ये अंडे देने वाले स्तनधारी है। प्रोटोथेरिया के लक्षण रेप्टेलिया से मिलते जुलते हैं। मेटाथीरिया यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाली स्तनधारी है। अपरिपक्व बच्चे विकसित होने तक मादा जीव में उपस्थित मार्सुपियन थैली में होता है। यूथेरिया ये पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी है।